Hello everyone, this is CS संगीत केडिया from संगीत केडिया एकेडमी। आज की क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द jurisprudence interpretation and general laws paper of CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस जो ICSI ने नोटिफाई किया था इन द ईयर 2022, द 2022 सिलेबस नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और जिसके पहले एग्जाम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के होंगे दिसंबर 2023 में। उस कॉन्टेक्स्ट में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज पेपर है, पेपर हमारा दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, दिस इज द नेम ऑफ द पेपर, जिसका अब हम थोड़ा सा पेपर के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक इंट्रोडक्शन आप टाइप आपको मैं दूंगा कि ये पेपर क्या है, क्या कंटेंट्स हैं, इस पेपर को पढ़ने से क्या फायदा होगा, ऑल दैट, एग्जाम में पेपर पैटर्न क्या होगा, सारी चीजें। इस पेपर को हम शॉर्ट में बोलते हैं JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, JIGL। देखिए, दिस इज द पेपर नंबर 1। पेपर 1 ऑफ ग्रुप 1 ऑफ CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एंड ICSI ने जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है उसका ये पेपर है, पेपर नंबर 1 ऑफ ग्रुप 1 ऑफ CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जिसके पहले एग्जाम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के होंगे जो दिसंबर 2023 में। इट मींस आज का जो लेक्चर है उसका ऑब्जेक्टिव ये है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम बेसिक एस्पेक्ट्स और सम इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज, in short we call JIGL. This is paper number 1 of group 1 of CS executive program, and it is the of the new syllabus prescribed by the ICSI, जो 2022 में ICSI नया सिलेबस प्रिस्क्राइब किया था एंड नोटिफाई किया था, और जिसके पहले एग्जाम एग्जीक्यूटिव के एज पर द न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के पहली बार एग्जाम होंगे दिसंबर 2023 में। तो उसके लिए दिसंबर 2023 के लिए हम JIGL का आप इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इज दैट क्लियर? नाउ ये जो पेपर है दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, इसमें 3 टर्म आ रहे हैं। मैं पहले ब्रीफली तीनों के बारे में बताता हूं। फर्स्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है बेसिकली ये 2 वर्ड्स को मिला के बना है, ज्यूरिस एंड प्रूडेंस। ज्यूरिस इज बेसिकली, ज्यूरिस का मतलब बेसिकली लॉ, एंड प्रूडेंस आप कह सकते हैं साइंस, प्रिंसिपल्स, फिलॉसफी, डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं ऑफ द वर्ड प्रूडेंस। तो दोनों वर्ड को मिलाए तो ज्यूरिस्प्रूडेंस बन गया। तो दोनों वर्ड को मिलाने से क्या बना? ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो दोनों वर्ड के जो मीनिंग है ज्यूरिस और प्रूडेंस का, उसको मिलाते हैं तो क्या बोले? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली इट इज ए सब्जेक्ट वेयर वी स्टडी अबाउट the principles of law. We study about the philosophy of law. Principles, philosophy of law. Just is a subject where we study about the principles of law, or we study about the philosophy of law, something like this. That is the meaning of the term jurisprudence. मैं खाली briefly paper का introduction दे रहा हूं, nothing more than that. देखिए, बहुत सारे ज्यूरिस्ट हुए हैं, मतलब लीगल फिलोसफर्स हुए हैं, लॉ से रिलेटेड बहुत सारे फिलोसफर्स हुए हैं। शायद कहीं आपने नाम सुने हो, जैसे सैलमन यूज्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ज्यूरिस्ट मींस
द फिलोसफर्स, लॉ फिलोसफर्स, ज्यूरिस्ट, बहुत सारे ज्यूरिस्ट हुए, लाइक सैलमन इज वन ज्यूरिस्ट, बेंथम इज अनदर, ठीक है, ऑस्टिन इज अनदर, बहुत सारे हैं, सो मेनी आर देयर। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि सब ये अलग अलग जो ज्यूरिस्ट हैं, लीगल फिलोसफर्स हैं, इन्होंने अपनी अपनी क्या फिलोसफी दी अबाउट द लॉ, क्या क्या प्रिंसिपल्स बताए अबाउट द लॉ, कि हाउ टू अंडरस्टैंड द लॉ, व्हाट आर द प्रिंसिपल जिसके बेस पे लॉ चलता है, ये सारी बातें अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अपने अपने तरीके से बताई हैं। एंड जैसे वन ज्यूरिस्ट इज सैलमन, अनदर इज बेंथम, अनदर इज ऑस्टिन, और भी बहुत, सेविग्नी, सो मेनी आर देयर, उन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने अपने, अनदर इज केल्विन, अपने अपने तरीके से लॉ की व्याख्या की है, लॉ की फिलॉसफी बताई, लॉ के प्रिंसिपल बताए हैं। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में आपका जो पेपर है ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज, उस पेपर के अंदर आपका एक चैप्टर है सोर्सेस ऑफ लॉ, एक चैप्टर है, दे आर एक्चुअली 18 चैप्टर्स, 18 चैप्टर हैं, 18 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में अंडर दिस पेपर ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ। आउट ऑफ दैट वन ऑफ द टॉपिक्स, वन ऑफ द चैप्टर दैट इज सोर्सेस ऑफ लॉ, उसके अंदर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ब्रॉडली ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इट्स बेसिकली a subject based study about the philosophy of law, a subject based study about the principles of law, and different jurists ने, लीगल फिलोसफर्स ने अपने अपने तरीके से लॉ के प्रिंसिपल बताए हैं, अपने अपने तरह लॉ की फिलोसफी बताई है। एंड ये हम पढ़ें कहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, अंडर चैप्टर, आपका एक चैप्टर उसका नाम है सोर्सेस ऑफ लॉ। क्योंकि आप बोलेंगे सब पेपर का नाम ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपने बोला कि ये पढ़ेंगे, लेकिन जितने चैप्टर हमें नजर आ रहे हैं इंडेक्स में, पेपर के इंडेक्स में, कहीं भी ज्यूरिस्प्रूडेंस टर्म नजर नहीं आ रहा। तो एक्चुअली एक चैप्टर है सोर्सेस ऑफ लॉ, उस चैप्टर के अंदर विल डिस्कस अबाउट द ज्यूरिस्प्रूडेंस, विल डिस्कस अबाउट द ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक पार्ट तो ये आपका पेपर का। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द पेपर, इंटरप्रिटेशन। इस कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक चैप्टर आपके, उस चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। देखिए, स्टैट्यूट्स बोलते हैं एक्ट्स को, जो एक्ट्स होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जितने भी एक्ट्स हैं उनको स्टैट्यूट बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स, तो इस चैप्टर के अंदर जो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो चैप्टर, पेपर का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रेट, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहाँ सोर्सेस ऑफ लॉ में, इंटरप्रिटेशन रिलेटेड वी हैव इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, IOS, इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, इंटर स्टैट्यूट्स दैट इज एक्ट्स को इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब फाइंड आउट द मीनिंग, in order to find out the correct meaning, interpretation का मतलब है to find out the meaning, in order to find out the correct meaning of the acts, क्या क्या रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या क्या अदर एस्पेक्ट्स हैं which one has to consider while doing the interpretation statutes so that you do the correct interpretation, वो सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर में। एंड दैट इज द, तो इसका तो पेपर का जो सेकंड पार्ट है इंटरप्रिटेशन, उस कॉन्टेक्स्ट में वी हैव वन चैप्टर कॉल्ड इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स। अंडर दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट ऑल द रूल्स, ऑल द प्रिंसिपल्स which are applicable for doing the interpretation of statutes। अब सोच के वो रूल्स और प्रिंसिपल्स की आपको जानकारी नहीं है, क्या आप सही इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, क्या सही मीनिंग निकाल पाएंगे, नहीं। तो इन ऑर्डर टू डू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग, वी नीड टू अप्लाई ऑल दोज रूल्स और प्रिंसिपल्स which are there in the context of interpretation statute। वो सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स हम कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे which will help us in doing the correct interpretation of statutes, correct interpretation of statute। मैं हर बच्चे को जो लॉ पढ़ता है, लॉ पढ़ना जब शुरू करता है, लाइक CS में, देखिए CSET में आपने जो पढ़ा वो कोई खास बात नहीं थी, जैसे भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, आप जानते हैं वहाँ बच्चे इतने सीरियस नहीं होते। लेकिन एग्जीक्यूटिव लेवल जब आप आते हैं CSET पास करने के बाद, तो यहाँ पे एकदम डिफरेंट, आपको काफ़ी हायर लेवल पे लॉ पढ़ना पड़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ लॉ जब पढ़ना शुरू करो, कोई भी लॉ का पेपर, सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्यों?
क्योंकि इस चैप्टर में आपको सारे रूल्स और प्रिंसिपल सिद्धांत सारे दे रखे कि हाउ टू डू द, क्या क्या रूल्स अप्लाई करने फॉर डूइंग द करेक्ट इंटर, क्या क्या और द एस्पेक्ट अप्लाई करने, क्या क्या चीजों कंसीडर करना है फॉर डूइंग द करेक्ट इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट। अब सोच के देखिए, वो सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स आपको पता ही नहीं है, तो हाउ विल यू डू द करेक्ट। तो आप चाहे इनकम टैक्स का पेपर पढ़ रहे हो, लॉ तो वो भी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, ये सुनो, टैक्स का पेपर पढ़ रहे, कोई भी लॉ पढ़े उससे पहले ये चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ ये जो पेपर है JIGL, इसके जो मैं लेक्चर्स दूंगा आपको, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर जो लेक्चर्स में मैं अरेंज कर रहा हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के, आपको बुक भी उसी ऑर्डर में अरेंज करें। सबसे पहला चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का बुक में होगा, उसी ऑर्डर में लेक्चर्स भी अरेंज है सबसे पहले आपको। इसलिए सबसे पहले इसी चैप्टर को आपको पढ़ना है, इसके बुक में भी सबसे पहले ये चैप्टर, और लेक्चर्स भी हम जो गूगल ड्राइव पे आपको देंगे वो प्लेसिंग होगी, सबसे पहले इसी चैप्टर के लेक्चर होंगे, सबसे पहले इसी चैप्टर के लेक्चर होंगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। जैसे मान लिया मैंने यहां पे लिखा 6 × 5 30, 6 × 5 30, मैंने यहां लिखा और आपको समझ आ गया। अच्छा, आपको समझ आ गया, मैंने लिखा 6 × 5 30। अब वो क्यों समझ में आ गया? क्योंकि जो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने यहां पे लगाए, वही रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन को आपने अप्लाई करके उसको समझा, तो मेरी बात आपको एग्जैक्टली कन्वे हो गई। ये सुनो, एग्जैक्टली जो मैं कहना चाहता हूं वो आपको कन्वे हो गई, क्योंकि जो रूल्स मैं अप्लाई कर रहा हूं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वही रूल्स आप, मैं वो रूल्स को अप्लाई करके मैंने लिखा है, आप उस रूल्स को अप्लाई करके समझ रहे हैं, तो हमारी मेरी बात इफेक्टिवली आप तक कम्युनिकेट हो रही है। एग्जैक्टली सोच के देखिए, कोई ऐसा छोटा बच्चा हो मान लिया जिसने अभी तक मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है, मान लिया हो सकता है कोई बच्चा अभी नर्सरी में वो मल्टीप्लिकेशन नहीं जानता कैसे करते हैं, उसके सामने मैं लिख दूं क्या उसे समझ आएगा? नहीं, क्योंकि मैं तो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूं, लेकिन उस बच्चे को रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जानकारी नहीं है, तो समझ ही नहीं पाएगा क्या लिख दिया। ये सुनो, एग्जैक्टली उसी तरीके से जो लॉ बनाए जाते हैं, लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। अभी थोड़ी सी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लेजिस्लेचर लॉ बनाते समय बहुत सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करता है व्हाइल मेकिंग द लॉज, एंड उन रूल्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उसने लॉ बनाया है। अच्छा, अगर उन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करके, उन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, अगर उन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अगर आप समझेंगे, तो क्या आपको इफेक्टिवली लॉ समझ में आएगा, सही समझ में आएगा? नहीं तो आप गलत सलत इंटरप्रिटेशन कर देंगे। तो सारे रूल्स और प्रिंसिपल जो लेजिस्लेचर भी यूज करता है व्हाइल मेकिंग द लॉ, एंड वही सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपको भी फॉलो करना है फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉज, एंड वो सारे रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स कहां पे पढ़ते हैं? इस चैप्टर में। तो उस एंगल से क्या आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना, इसलिए सबसे पहले कोई भी लॉ पढ़ने से पहले, इनफैक्ट मैं बोलूंगा आपको JIGL, इस जो आपका ग्रुप 1 पेपर है, इसमें आपका एक पेपर तो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो सब अलग पेपर है। 3 जो लॉ के पेपर हैं, वन इज दैट इज दिस पेपर जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ JIGL, सेकेंड इज दैट इज सेटिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, ठीक है, सेटिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल लेबर लॉज दैट इज SBIL, और आपका एक आपका पेपर है दैट इज द कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको ये पेपर पढ़ना चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ JIGL में भी सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए? इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट। इनफैक्ट पहले मैंने इंटरप्रिटेशन अरेंज किया है, फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट, फिर कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट मैं हर बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि आप मॉड्यूल ग्रुप 1 ऑफ द CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस का जो 3 लॉ के पेपर हैं, अदर देन दैट कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर, उसके अलावा बाकी जो 3 लॉ के पेपर हैं दैट इज द JIGL एंड सेटिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल लेबर लॉज एंड कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, उसमें सबसे पहले आप JIGL पढ़िए। और JIGL में भी सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़िए, कौन सा चैप्टर पढ़िए? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्योंकि ये पेपर आप पूरा पढ़ोगे ना, उसके बाद आप कंपनी लॉ का पेपर पढ़ोगे, उसके बाद आप ये पढ़ोगे सेटिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, तो वो बेहतर समझ में आएंगे। क्योंकि इनके बिना, इन सब का जो इस पूरे पेपर में टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है इन अंडरस्टैंडिंग द अदर लॉज इन अ बेटर मैनर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डोंट यू थिंक दैट कि सब हमें पहले सबसे पहले यही पेपर, इसलिए मैं बच्चों को जो क्लासेस भी दे रहा हूं, क्योंकि एक साथ दे दे बच्चे कई बार कंफ्यूज है, कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैं ऑर्डर में क्लास दूंगा अभी, ठीक है? दिसंबर 2023 में, अभी तो फरवरी 2023 चल रहा है, काफी टाइम है हमारे पास, तो अभी मैं खाली JIGL की क्लासेस दे रहा हूँ, उसी की बुक दे रहा हूँ। एक बार बच्चा आधा से ज्यादा ये पेपर पढ़ ले, उसके बाद हम कंपनी लॉ आप स्टार्ट कर लीजिएगा, फिर उसका लास्ट में मेरे हिसाब से SBIL सेटिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, इस ऑर्डर में आप पढ़िए। सबसे पहले आपको JIGL के पेपर, JIGL में भी सबसे पहले कौन सा चैप्टर है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और जिस ऑर्डर में हम चैप्टर अरेंज करके दे रहे हैं बोथ इन द बुक एज वेल एज लेक्चर गूगल ड्राइव पे, उसी ऑर्डर में पढ़िए।
ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा जब ये पेपर आप पढ़ लें तब आप कंपनी लॉ स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसलिए मैं कंपनी लॉ मार्च में प्रोवाइड करूँ, फरवरी में मैं जीआईजीएल के लेक्चर और बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, मार्च में आई विल स्टार्ट विद द प्रोवाइडिंग द लेक्चर्स ऑफ कंपनी लॉ एंड एसबीआई के अप्रैल में, धीरे धीरे करके, जिससे कि आपको ऑर्डर भी बन जाए कि उसी ऑर्डर में पढ़ना है, उसी ऑर्डर में मैं उसी जिस ऑर्डर में रिक्वायरमेंट है उसी ऑर्डर में मैं लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा। इज दैट क्लियर? So that is all about the interpretation, उससे related ये आपका चैप्टर है, it's a very important chapter. Third part of this paper, that is general laws. पेपर का नाम है jurisprudence, interpretation and general law. तो jurisprudence मैंने बता दिया, interpretation मैंने बता दिया and general laws. बता ऐसे लॉ जो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, जनरली बहुत जगह अप्लाई होते हैं। जनरल का मतलब ये होता है उस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बहुत सारे आपके लॉज आपके सिलेबस में हैं। जैसे आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका एक टॉपिक है सिलेबस में, जनरल लॉज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आपका टॉपिक है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, सो एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे, लिमिटेशन एक्ट इज देयर 1963, then we have Arbitration and Conciliation Act 1996, so many are there. Civil Procedure Code, टेंशन नहीं लेना, सब पढ़ेंगे, 1908, then you have Indian Penal Code, then you have CRPC, so many are there. Right to Information Act, आपने सुना, RTI Act, Right to Information Act, Information Technology Act, then we have Registration Act, Indian Stamp Act, लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक। जनरल लॉज मतलब इस पेपर का सबसे मेजर पार्ट जनरल लॉज है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस रिलेटेड वी हैव ओनली वन चैप्टर सोर्सेस ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड वी हैव वन चैप्टर इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, एंड बाकी सारे जो चैप्टर हैं वो सारे जनरल लॉज है। और ये सब लॉज पढ़ने से फायदा ये होता है कि सब इनके, जैसे अब लिमिटेशन एक्ट है, इसके जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लिमिटेशन एक्ट आपने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा कि अगर आपने किसी को गुड्स क्रेडिट पे सेल कर दिए, अकाउंट्स वगैरह में भी टीचर बताते हैं कि अगर आपने किसी को गुड्स क्रेडिट पे सेल कर दिए एंड जो आपका ट्रेड डेटर है, जिस दिन आपको अमाउंट ड्यू हो गया, मतलब जो क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, उसके 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं लिया, सूट टू रिकवर द मनी नहीं फाइल किया, तो आपको जो डेट हो जाएगा बार्ड बाय लिमिटेशन, बार्ड बाय द दो डेट, टाइम बार्ड डेट हो जाएगा, पढ़ा ना, टाइम बार्ड। अब ये कंसेप्ट इस एक्ट से गवर्न होता है। इस एक्ट में ये दे रखा है, लिमिटेशन एक्ट में, कि अगर आपका कोई राइट है और राइट आपको नहीं मिल रहा, जैसे आपने गुड सेल कर दिए क्रेडिट पे, क्रेडिट पीरियड ओवर हो गया, सामने वाला अभी पेमेंट नहीं करा, तो आपका राइट है और आपको नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप रेमेडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोर्ट में जाना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई ओनली विद इन सर्टेन लिमिटेड पीरियड। एक पीरियड के ऊपर लिमिटेशन है कि कितने दिन के अंदर आप रेमेडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एवर यू कैन नॉट, मतलब आपको रेमेडी फॉर एवर नहीं, इट इज ओनली फॉर सर्टेन पीरियड, तो उस पीरियड पे एक लिमिट है। जैसे इस एक्ट में दे रखा है, इफ यू वांट टू फाइल ए सूट केस टू रिकवर अ मनी, तो वहां लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स दे रखा है। तो वही चीज आप वहां पढ़ते हैं कि साहब 3 साल के बाद तुमने अप्लाई नहीं किया तो 3 साल के बाद टाइम बार्ड डेट हो जाएगा, मतलब लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया। अब ये उस केस में, और अलग अलग रेमेडी में अलग अलग लिमिटेशन पीरियड है, तो उसके लिए पूरा लिमिटेशन एक्ट है। मतलब कहने का मतलब आप अब वो सब चीज आप सुना है, लेकिन कहां से सोर्स है, कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, आप जानते हैं सब मदर ऑफ ऑल लॉज, सारे लॉज का ओरिजिन यहीं से होता है, एंड इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। ऐसे सिविल मैटर्स में सिविल प्रोसीजर कोड लगता है, क्रिमिनल मैटर्स में इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगते हैं। आरटीआई के बारे में आप जानते हैं आजकल बहुत पॉपुलर लॉ है, आजकल हर जगह आईटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे लीगल फ्रेमवर्क आईटी एक्ट। आप प्रॉपर्टी में वो खरीदते सुना, प्रॉपर्टी के जो पेपर्स सेल डीड की रजिस्ट्री कराते हैं अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो प्लेन पेपर बनता है, स्टैम्प पेपर, उसके लिए इंडियन स्टैम्प एक्ट इज देयर। अभी घबराने की होती है कि मैं खाली समझा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे लॉज हैं जो डे टू डे लाइफ में हर जगह यूज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल लॉज। क्या बोलते हैं? जनरल लॉज। और पूरी लिस्ट मैंने नहीं लिखी है, बट मैंने एक ब्रॉड आपको आइडिया दिया, 2-4 लाइनें आपको बताई, जस्ट टू हैव अ फेयर आइडिया कि साहब एक्चुअली क्या है। नाउ अब थोड़ा सा मैं आपको, जो आपका ये पूरा पेपर है JIGL, इसमें एज पर द ICSI सिलेबस 18 टॉपिक्स हैं। 18 टॉपिक्स बोलिए, 18 चैप्टर्स बोलिए, एक ही बात है। लेकिन अब मेरी बुक देखो तो उसमें 20 टॉपिक मिलेंगे, ठीक है।
जो बुक मैं प्रोवाइड करूं उसमें आपको 20 टॉपिक मिले। आप बोले सर ये कैसे हो गया, मैं बता दूं कैसे। देखिए 16 टॉपिक तो जैसे आईसीएसआई की स्टडी मटेरियल में वैसे हमारे भी हैं, 16 में तो कोई फर्क नहीं है। 2 टॉपिक, एक आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो मैं बता रहा था आपको, आपकी स्टडी में ये एक चैप्टर है, लेकिन इसी चैप्टर में उन्होंने क्या किया, 2 चीज मिक्स कर दी है। इसी चैप्टर में वो 2 चीज मिक्स कर दी है। क्या 2 चीज मिक्स कर दी है? एक जनरल क्लॉजेज एक्ट जो मैंने अभी लिखा भी था, वो भी एक टॉपिक है, उसके भी कुछ प्रोविजन इसी में मिक्स कर दिया आपके स्टडी मटेरियल में जो आईसीएसआई ने बनाया है। तो मैंने उसको 2 अलग अलग चैप्टर बना दिए हैं। मैंने तो ये स्टडी मटेरियल के हिसाब से तो ये है, मैंने इसको अलग अलग चैप्टर बना दिए हैं। मैंने इसको 2 पार्ट, एक तो इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स जिसमें खाली इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट की बात की, और एक जनरल क्लॉजेज एक्ट। ये भी आपके सिलेबस में है, लेकिन आपकी स्टडी मटेरियल में उसी चैप्टर में इसके प्रोविजन डाल दिए। तो मैंने अपनी बुक में इसको 2 पार्ट में कर दिया है क्लैरिटी के लिए, इंटरप्रिटेशन अलग चैप्टर, जनरल क्लॉज। लेकिन ये भी आपके सिलेबस में है, लेकिन क्या किया आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इसी चैप्टर में दोनों कंबाइन कर दिया। ऐसे ही एक और आपका देखिए, आपके स्टडी में एक टॉपिक दे रखा है स्टडी मटेरियल में, एसएम जो स्टडी मटेरियल, उसमें लिखा क्रिमिनल लॉ, लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल मैटर्स। एक ही चैप्टर है, मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए। उसमें दोनों चीज दे रखी है, इंडियन पीनल कोड 1860 एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो आपके सिलेबस में ये भी है और ये भी, इन दोनों कंबाइन करके एक चैप्टर क्रिमिनल लॉ में लिख दिया है। मैंने इसको 2 अलग अलग बना दिए कि 2 अलग अलग लॉ है, आईपीसी अलग है, आरपीसी अलग है, तो मैंने 2 अलग अलग। तो इफेक्टिवली देखा जाए जो 20 टॉपिक हैं मेरी बुक में, तो 16 टॉपिक तो एज इट इज जैसे कि आपके स्टडी मटेरियल में वैसे ही हैं, और आपको एक टॉपिक ये जो स्टडी मटेरियल का उसको 2 में बनाया तो 18, और ये टॉपिक स्टडी मटेरियल में आपको तो उसको 2 बनाया 20। तो एक्चुअली स्टडी मटेरियल में 16 + 17 + 18, लेकिन मेरी बुक में 16 तो सेम है जैसे स्टडी मटेरियल वैसे मेरी बुक में, और 16 2 18 और 2 20। इस तरीके से कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि साहब किस तरीके से। अच्छा, इसमें से जो टोटल 20 टॉपिक हो गए जो मेरी बुक में है, तो 20 टॉपिक में इफेक्टिवली अगर देखें, एक आपका टॉपिक दैट इज द सोर्सेस ऑफ लॉ, ये क्या है, दैट इज द जूरिस्प्रूडेंस के बारे में यहां पढ़ेंगे आप, जो मैंने बताया था। दूसरा आपका दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिसमें आप इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे पहला चैप्टर आपको यही पढ़ना है। और तीसरा आपका जनरल लॉज, उसमें रिमेनिंग 18 चैप्टर्स, 18 टॉपिक्स। इसका तो टोटल 20 टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक सोर्सेस ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस, एक टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जिसमें इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जनरल लॉ जो है पेपर का नाम ना जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ, वो रिमेनिंग 18 टॉपिक्स, रिमेनिंग 18 टॉपिक्स। जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ, तो रिमेनिंग 18 जो टॉपिक हैं, या ऐसा कर लीजिए यहां पे लिख लीजिए 18 टॉपिक्स, रिमेनिंग 18 टॉपिक्स। इसके अंदर क्या है, जनरल लॉ, जो उल्टा लिख लेते हैं। एटीन टॉपिक्स, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, अब टोटल 20 टॉपिक, एक एक 18। इसमें क्या है, जनरल लॉज, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज। इससे आपको पता लग रहा है सिलेबस के हिसाब से आपको मेजर पार्ट ऑफ द पेपर क्या है, जनरल लॉ। जब मेजर पार्ट ऑफ द पेपर क्या है आपका, जनरल लॉ, जो 18 टॉपिक, और जूरिस्प्रूडेंस रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है, एक चैप्टर है सोर्सेस ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन रिलेटेड एक चैप्टर है, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, और बाकी 18 जो टॉपिक हैं आउट ऑफ 20 वो सब जनरल लॉ से रिलेटेड है। इसलिए मेजर पार्ट ऑफ द पेपर क्या है, जनरल लॉ। और ये सारी चीजें, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सारे ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हर लॉ को, चाहे वो कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, चाहे आप सेटिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल लेबर लॉज पढ़ रहे हो, या
ग्रुप 2 के अंदर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आप पढ़ रहे हो, क्या नाम है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, या और कोई भी लॉ का पेपर फॉर दैट मैटर, ये आपके जीआईजीएल पढ़ने से आपको बाकी सब लॉ पेपर पढ़ने में बहुत मदद मिली। इसलिए सबसे पहले इसी पेपर को पढ़ना है, और इस पेपर में भी सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, एंड उसी ऑर्डर में मैं बुक भी दूंगा, उसी ऑर्डर में मैं लेक्चर्स भी अरेंज करके दे रहा हूं। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? नाउ अब थोड़ा सा मैं आपको और एक चीज बता दूं कि साहब जो पेपर स्ट्रक्चर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सब जानते हैं 100 मार्क्स का पेपर है, और यह भी पता होगा कि साहब एग्जाम में न्यू सिलेबस जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें दोनों चीजें हैं हर पेपर में, एक तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। ये 20 मार्क्स का होगा आउट ऑफ 100, 20%, और ये 80 मार्क्स का होगा। एमसीक्यू 20 मार्क्स का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको लिखना होगा। अच्छा, मतलब कंबाइंड मिक्स पैटर्न है, और अच्छा, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पैटर्न होना ये चाहिए, हर पेपर मिक्स होना चाहिए, कुछ एमसीक्यू कुछ आपका सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। एग्जाम में जो पैटर्न, क्योंकि अभी एग्जाम हुए नहीं है तो पहली बार एग्जाम जो होंगे उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही पैटर्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होगा 20 मार्क्स का, और ये कंपलसरी होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। 20 मार्क्स का मतलब इसमें कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आए, कुछ मल्टीपल चॉइस आए, मल्टीपल चॉइस, या हो सकता है सारे मल्टीपल चॉइस। 20 नंबर का मेरे हिसाब से क्वेश्चन 1 होगा कंपलसरी। क्लियर? फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हो सकता है 2A चॉइस आए, या अभी पैटर्न पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है ऐसा भी। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 8, कितने हुआ? 7 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 1 एमसीक्यू 20 मार्क्स कंपलसरी, पार्ट्स होंगे बहुत सारे, ये नहीं एक क्वेश्चन 20, मतलब उसके कई सारे एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 to 8, और हर एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 अप टू 8, हर क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे। मैं ओवरऑल आई थिंक नॉर्मली होगा एनी 5 क्वेश्चंस, 2 चॉइस होगी। 7 क्वेश्चन टोटल है, 2 3 4 5 6 7 8, 7 में से एनी 5, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सर एनी 5 की जगह ऐसे भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ 2A है, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ 3A है, ऐसे भी करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 ये कंपलसरी है, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, और 2 के साथ चॉइस है 2, और 3 के साथ ऐसा 2 करो या 2A करो, 3 करो या 3A करो, ऐसे भी होता है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है, अभी तो आया नहीं, पहली बार पेपर आएगा दिसंबर 2023 के बाद पता लगेगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 से 8 7 क्वेश्चन एनी 5, ये लेकिन ये वाला अगर पैटर्न होता है 2 से 8 7 में से कोई 5 कीजिए, और हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन कितने का? 16 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन, तो 16 मार्क्स इंटू 5 कितना हो? 80 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव हो गया ये, और 20 मार्क्स का क्या हो गया? एमसीक्यू हो गया। अच्छा, लेकिन अगर ये आता ना 2 से लेकर 8 में 7 में से कोई 5 क्वेश्चन कीजिए, तो ये कंपैरेटिवली इजी पैटर्न है। लेकिन अगर ये वाला पैटर्न आता है क्वेश्चन 1 कंपलसरी, 2 के साथ चॉइस है 2 और 2A, 1600 नंबर के दोनों को एक कीजिए, 3 के साथ 3A दोनों में से एक कीजिए, 16 नंबर के, 4 5 6 में कोई चॉइस नहीं है, सब 16 नंबर के हैं, ये 16 ये 16 ये 16 ये भी 16 ये भी 16, वो 80 हो गए। ठीक है, यहाँ 7 में चॉइस दर के 2 के साथ 2A या 3, इसमें कई बार दिक्कत क्या होगी, 2 भी आता है 2A भी आता है, लेकिन क्वेश्चन 4 नहीं आता, गए 16 नंबर। वैसे इफेक्टिवली यहां भी 7 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से लेकिन कोई 5 नहीं कर सकते। 2 के साथ चॉइस है 2A, 3 के साथ चॉइस है 3A, 4 5 6 के साथ कोई चॉइस नहीं। अगर ये वाला पैटर्न आता है तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये डिफिकल्ट पैटर्न होता है। क्यों? कई बार ऐसा होगा 2 और 2A दोनों आता है, लेकिन क्वेश्चन 4 नहीं आता। तो एक क्वेश्चन तो गया 2 और 2A दोनों आते, लेकिन करना तो एक ही है। लेकिन जब अगर 7 में से कोई 5 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आप 4 भी छोड़ सकते हैं? तो इसलिए दोनों में से कोई पैटर्न हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि दिसंबर 2023 में पहली बार एग्जाम होंगे न्यू सिलेबस के हिसाब से, लेकिन दोनों में, लेकिन जो मेरी समझ है नॉर्मली ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू कंपलसरी होगा, और रिमेनिंग जो 80 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में से 5 करने होंगे, और हर क्वेश्चन 16 नंबर का, और हर के पार्ट्स होंगे,
नॉर्मली 16 नंबर का तो 4-4 नंबर के 4 पार्ट हो गए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कई बार 8-8 नंबर के कोई क्वेश्चन बड़े भी आते हैं, 8-8 नंबर के 2 पार्ट हो गए, डिपेंड्स। ये हर क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे, लेकिन ज्यादा छोटे क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के, समथिंग लाइक दैट। एंड कोई एक आध क्वेश्चन आ सकता है 8-8 नंबर के, 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन के 16 नंबर का। एंड उसमें दोनों जो 5 क्वेश्चन करने उसमें दोनों तरीके से कोई भी पैटर्न हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिसंबर 2023 एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2 to 8 एनी 5, या 2 के साथ ऑप्शन दे दिया 2A, 3 के साथ 3A दे दिया, 4, 5, 6 कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये तीनों कंपलसरी हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, ये 2 के साथ चॉइस है, 3 के साथ चॉइस है, ठीक है। और हर क्वेश्चन कितने का, 16 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू होगा 20 नंबर का होगा कंपलसरी। ए पैटर्न आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया, पेपर पैटर्न क्या है, आपको किस तरीके से है। अब थोड़ा सा मैं आपको और एक चीज बता दूं, जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो बुक और लेक्चर हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस सिलेबस जो आईसीएस है कि हमको उसके हिसाब से चलना है। बुक एंड लेक्चर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट संगीत के एकेडमी हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक एंड लेक्चर्स, देखिए इसमें मैंने बताया था 20 चैप्टर्स मैंने बनाए हैं। हर एक चैप्टर में पहले तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय आईसीएसआई, जो उनके स्टडी में उसके हिसाब से चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं, एमसीक्यू। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ना आंसर्स हमने बुक में कुछ चैप्टर के डाल दिए, कुछ के अभी नहीं डले हैं। अगर आपको नहीं डले तो हम गूगल ड्राइव पे उन चैप्टर वाइज भी उनका आंसर बना के गूगल ड्राइव लेक्चर के साथ वो भी डाल देंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो कुछ चैप्टर के ऑलरेडी हमने आंसर डाल दिए एमसीक्यू के। एमसीक्यू तो हर चैप्टर में है, लेकिन कुछ में एमसीक्यू के क्वेश्चन के साथ आंसर भी हमने डाल दिए हैं, जिससे बच्चा वो सॉल्व करके वेरीफाई कर सके। लेकिन कुछ चैप्टर में हमने एमसीक्यू दिए हैं लेकिन उसका आंसर नहीं डाले हैं, तो वो हम गूगल ड्राइव में लेक्चर के साथ चैप्टर वाइज आंसर बना के वो भी डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, वी आर देयर टू सपोर्ट यू एवरी वे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो हमारा कंसर्न है। उसके बाद आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, सजेस्टेड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि राम ने श्याम को ये कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसको बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। उनके मैंने मॉडल आंसर भी दिए हैं कि हाउ टू राइट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन, मॉडल आंसर ऑफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, वो भी मैंने डाले हैं। जिससे आपको पता लग जाए, कई बच्चा होता है सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन दिस, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट दिस, डिफाइन दिस, तो बच्चा लिख लेता है। लेकिन उसी से बेस अप्लाई करके कोई सिचुएशन बना दी, उसको बच्चा उसको समझ नहीं आता उसको आंसर कैसे लिखूं। तो हमने चैप्टर्स के अंदर मॉडल आंसर मतलब एक बना के इस फॉर्मेट में इस तरीके से आपको आंसर लिखना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर हमने क्या किया है, क्योंकि ये नया सिलेबस आया और पहली बार एग्जाम एक नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली दिसंबर 2023 में होगा, और अभी तो हम फरवरी 2023 में खड़े हैं, तो हमें एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर तो पॉसिबल नहीं है कि पहला एग्जाम ही दिसंबर 2023 में होगा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि तो सिलेबस भले नया है, बट ऐसा थोड़ी कि जो पहले से सिलेबस चल रहा था, जो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो अभी तक चल रहा है, वो जो सिलेबस है वो उसमें भी तो ये सब चैप्टर्स इस तरह की चीज थी, ठीक है। थोड़े पहले, अच्छा, इन पे ओल्ड सिलेबस में भी सेम पेपर का नाम था जीआईजीएल, लेकिन टॉपिक्स में फर्क था। ज्यादातर टॉपिक तो सेम है, जैसे ओल्ड सिलेबस में जीआईजीएल के पेपर में जो टॉपिक्स थे बाय एंड लार्ज ज्यादातर टॉपिक सेम है, कुछ टॉपिक यहाँ अलग है जो अदर पेपर में किसी और पेपर में ओल्ड सिलेबस में थे। तो मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज ओल्ड सिलेबस के जो एग्जाम हुए थे उसमें चैप्टर वाइज जो रेलेवेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस को छांट के वो भी आपको क्वेश्चन आंसर डाल दिया फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स डाले हैं, क्वेश्चन आंसर डाले हैं चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के लास्ट में चैप्टर वाइज, एंड कौन से एग्जाम क्वेश्चन आंसर विच इज बेस्ड ऑन ओल्ड सिलेबस, क्योंकि वो न्यू सिलेबस के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है। भाई सिलेबस नया आ गया इसका मतलब थोड़ी कि सारे चैप्टर ही नए हो गए, बहुत सारे चैप्टर सेम भी हैं, ओल्ड में भी थे, न्यू में भी थे, मोस्टली सेम ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ओल्ड सिलेबस से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उसके क्वेश्चंस और आंसर चैप्टर वाइज मैंने हर चैप्टर में डाल दिए फॉर प्रैक्टिस। एग्जाम क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज बेस्ड ऑन कौन से एग्जाम को क्या बोलेंगे सर, अभी तो एग्जाम हुआ ही नहीं है,
तो जो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जो एग्जाम हुए थे उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स थे उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, और सेम चैप्टर न्यू सिलेबस में है, इसका मतलब ओल्ड सिलेबस के हिसाब से भी जो क्वेश्चंस आए थे वो रिलेवेंट है फॉर न्यू, तो वो सब क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस किए हैं। तो मैंने बुक में हर चीज जो बच्चों को चाहिए सब चीज डाली है, एमसीक्यू डाला है, मोस्ट कई चैप्टर में उसका आंसर भी डाल दिए, जिसके नहीं डलेगा गूगल ड्राइव पे हम चैप्टर वाइज आंसर बना के डाल देंगे। सजेस्टेड क्वेश्चन पर प्रैक्टिस डालें हैं, ठीक है, फिर मॉडल आंसर डालें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के, फिर एग्जाम क्वेश्चन आंसर डालें चैप्टर वाइज बेस्ड ऑन द ओल्ड सिलेबस, जो कि न्यू सिलेबस में भी रेलेवेंट है क्योंकि सेम चैप्टर्स आप दिए, लेकिन अगर जहां पे चैप्टर डिफरेंट है ना तो उसको वहां पे चेंज किया है, और कई जगह दूसरे पेपर से वो चैप्टर उठाया गया जो ओल्ड सिलेबस में दूसरे पेपर में था, न्यू सिलेबस में इस पेपर में, मतलब इस पेपर के हिसाब से हमने ओल्ड सिलेबस की चीजें पिक करके यहाँ डाल दी, सो दैट आपको वो सब चीज भी पता लगे, क्योंकि न्यू सिलेबस के हिसाब से तो अभी एग्जाम होने, तो एग्जाम के क्वेश्चन कैसे देखेंगे, तो इसलिए हम ओल्ड सिलेबस में सेम टॉपिक के जो आपके जो क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में वो हमने डिस्कस कर दिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं, देखिए आई एम टीचिंग मेरा बैकग्राउंड, आई एम टीचिंग लॉज एंड लॉज, माई क्वालिफिकेशन इज आई एम कंपनी सेक्रेटरी बाय क्वालिफिकेशन एंड अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने सीएस किया हुआ है एंड ऑल्सो द एलएलबी, और करीब 25 साल हो गए सीएस और एलएलबी किए हुए, और पिछले 23 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं सिर्फ लॉ पढ़ाता हूँ सीए वाले बच्चों को, सीएस वाले बच्चों को, एलएलबी वाले बच्चों को, इवन कई ऐसे क्लासेज में लेता हूँ एज ए गेस्ट लेक्चर जहाँ पे ऑलरेडी जो एडवोकेट्स एंड लॉयर्स हैं वो क्लास लेने आते हैं, ऑलरेडी जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो यूपीएससी के एग्जाम आपको क्लियर करके आते हैं उनके भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह पे लेक्चर्स देता हूँ, ठीक है। तो मेरा पूरा फील्ड लॉ का है, आई टीच ओनली लॉ बट एट एवरी लेवल, फाउंडेशन हो, जैसे सीसेट में भी आपने जो बच्चे मेरे हमारे यहाँ से क्लास लिए हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पेपर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में भी आएंगे, लॉ के सारे पेपर्स में ही पढ़ाता हूँ बाय एंड लार्ज, ठीक है। ऐसे ही सीए में फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, मतलब लॉ एंड ऑल दैट। तो मैं एक चीज यहाँ पे पहले बता दूं, कई बार क्या होता है कोई टॉपिक जैसे सीए और सीएस में एग्जैक्टली सेम है, तो हम एक बार में रिकॉर्ड कर लेते हैं, एग्जैक्टली सेम है, तो क्या हो सीए और सीएस सारे चैप्टर सेम नहीं, कुछ चैप्टर सेम है, तो कई जगह चैप्टर में अगर मैं कहीं सीए बोल रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, वो चैप्टर सेम है तो इसलिए हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया बोथ फॉर सीए एज वेल एज सीएस, लेकिन जो चैप्टर डिफरेंट है यहाँ उसकी डिफरेंट रिकॉर्डिंग होती है एंड उसके सीए से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए कहीं बार रेफरेंस आगे आएगा मैंने सीए बीच में बोल दिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो सीए के लेक्चर हैं, तो मैं बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ इन द वेरी बिगिनिंग, इसलिए पहले लेक्चर मैंने बता दिया कि साहब इस तरीके से, इज दैट क्लियर? सेम चैप्टर है, सेम सिलेबस है, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक का चाहे वो सीए क्या फर्क पड़ता है, इसलिए हम कॉमन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं फॉर बोथ द कोर्सेज सीए एज वेल एज सीए, लेकिन जहां अलग अलग चीजें ऑब्वियसली उसकी रिकॉर्डिंग अलग होती है, सीए की अलग होती है और सीएस की अलग होती है, इज दैट क्लियर? नाउ ये मैंने सब कुछ आपको इस पेपर का एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि साहब पेपर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, सारी बातें मैंने बता दी। बस लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, देखिए क्योंकि इतना सीएस बच्चा ज्वाइन करता मतलब यू हैव ज्वाइंड अ लॉ कोर्स, भाई मैं बोलता हूं साहब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलएलबी एंड सीएस? एलएलबी इज अ जनरल लॉ डिग्री, मैंने दोनों किया हुआ है, एंड सीएस इज अ स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट लॉज, मतलब लॉज रिलेटेड टू कंपनीज एंड ऑल दैट, ठीक है, एंड जो कंपनीज एक्ट आता है, कैपिटल मार्केट, जब ग्रुप 2 में आप पढ़ोगे कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज, आप इकोनॉमिक लॉज पढ़ते हैं, ये सारे बेसिकली सेटिंग अप बिजनेस, मतलब बाय एंड लार्ज आपके एग्जीक्यूटिव में ये पेपर छोड़ के जीआईजीएल ये छोड़ के बाकी जो चारों लॉ के पेपर है वो सबसे कॉर्पोरेट लॉ के, वो सारे कॉर्पोरेट लॉ के स्पेशलाइज, ये क्यों पेपर आपको, क्यों जनरल लॉ की भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, इस पेपर में जो अलग अलग चैप्टर हैं, आप जब एलएलबी करेंगे तो ये 100 नंबर के पेपर होंगे, मतलब एक एक चैप्टर इसका 100 नंबर, कोई एलएलबी में जनरल लॉ ही खाली पढ़ा रहे हैं, लेकिन सीएस इज नॉट अबाउट जनरल लॉ, सीएस इज स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट लॉ, तो कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड 4 लॉ के पेपर हैं, 2 ग्रुप 1 में जो आपके इसके अलावा जीआईजीएल के अलावा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस एंड एसबीआईएल सेटिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल लेवल लॉ, ऐसे 2 ग्रुप 2 में, ठीक है, इसका चारों कॉर्पोरेट लॉ है, तो स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट लॉ है, इट्स अ मास्टर डिग्री, एक बार आप सीएस कर लें तो उसके बाद आप डायरेक्टली लॉ में पीएचडी कर सकते हैं, यू आर अलाउड, ये मास्टर डिग्री है, पीजी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, एंड इसके बाद आप डायरेक्टली एलएलबी पीएचडी करने के लिए, लॉ में पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ये वो है। अच्छा, ये क्यों पढ़ा रहे हैं जेआईजीएल में जनरल लॉ, क्योंकि एक ब्रॉड आइडिया, आपको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, वो तो एलएलबी में 100 नंबर के पेपर होते हैं एक चैप्टर, ये सब जो 18-20 चैप्टर हैं वहाँ 18-20 पेपर है, मैंने एलएलबी भी कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मुझे पता है क्या पैटर्न, लेकिन उनका मेन चीज वही है जनरल लॉज, हमारे मेन, लेकिन इसलिए पढ़ाया जाता है जेआईजीएल, मैंने बोला सबसे पहले एक ब्रॉड आइडिया तो होना चाहिए लॉ क्या होते हैं, लॉ की फिलॉसफी, लाइक जूरिस्प्रूडेंस में लॉ को इंटरप्रेट करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स रूल्स होते हैं, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स में हमारा देश का संविधान क्या कहता है,
तो इसलिए पहले एक ब्रॉड आइडिया, सिविल लॉज क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड एविडेंस की बात है, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है, आरटीआई का कंसेप्ट क्या चल रहा है, ये सब जनरल। इसलिए एक पेपर में सारे जनरल लॉ के टॉपिक एक जगह कंबाइन कर दिए एंड कोई आपको एक ब्रॉड व्यू लग जाए, एक मोटी मोटी बात पर लग जाए अबाउट जनरल लॉज। लेकिन वही एलएलबी करते थे, एक एक टॉपिक आपको 100 नंबर के हैं, ठीक है, कि उनका मेन एरिया है। लेकिन सीएससी लॉ कोर्स बट स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट लॉ, तो जनरल लॉ का हमने ब्रॉड आइडिया दे दिया। और जब कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हैं तो चार जो अदर देन दिस जीआईजीएल पेपर, बाकी जो चार लॉ के पेपर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है, दो ग्रुप 1 में इसके अलावा जीआईजीएल के अलावा, और दो ग्रुप 2 में, आपको ये सारे कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड है। इनफैक्ट प्रोफेशनल में जाओगे नेक्स्ट लेवल, सीएस प्रोफेशनल लेवल आफ्टर एग्जीक्यूटिव, वहां भी सारे कॉर्पोरेट लॉ के पेपर है। तो यहाँ पे क्या स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट लॉ, लेकिन जनरल लॉज भी इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि एक ब्रॉड आइडिया, इसलिए सारे चीज एक पेपर में डाल दी है, सो दैट एक ब्रॉड आइडिया आपको लॉज के बारे में जरूर। उसके बाद, और सबसे पहले पढ़ना भी यही चाहिए, मैंने बताया सबसे पहले यही पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आप कॉर्पोरेट लॉ में जाइए। अच्छा, वही आप एलएलबी करते हैं तो वहां भी कंपनी लॉ वगैरह आता है, लेकिन वहां बहुत ओवरव्यू है, बस कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ स्पेशलाइजेशन, इसलिए हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलएलबी एंड सीएस। अदरवाइज सीएस इज आल्सो लॉ कोर्स, इज अ स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट लॉ, इट्स अ मास्टर डिग्री। नाउ एक चीज मैं खाली लास्ट में डिस्कस करता हूं, लॉ बनता कौन बनाता है, हु मेक्स द लॉ। हम बोलते हैं लॉ इज मेड बाय, कोई लॉ की बात करते हैं तो पता लेजिस्लेचर, कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। अब सवाल उठता है साहब लेजिस्लेचर क्या है। देखिए, लेजिस्लेचर के भी दो हिस्से हैं, एक है सेंट्रल लेजिस्लेचर और एक है स्टेट लेजिस्लेचर। एक है सेंट्रल लेजिस्लेचर और एक है स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर नाम से पता लगता है कि साहब पूरे कंट्री का एक होगा, एंड वो क्या है, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सिंपली पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट का मतलब दो हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हमारे कंट्री कॉन्टेक्स्ट में आप सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलिए या पार्लियामेंट बोलिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर जनरल नेम हो गया, स्पेसिफिकली हमारे कंट्री में सेंट्रल लेजिस्लेचर का नाम क्या है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट इज कंप्राइज ऑफ टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर हर एक स्टेट का अपना अपना है, हर एक स्टेट का अपना अपना है, और उसके अंदर भी दो बॉडीज होती हैं। वन इज कॉल्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको बोलते हैं हिंदी में विधानसभा। क्या बोलते हैं, विधानसभा। और एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में कहते हैं विधान परिषद। अच्छा, जो बड़े स्टेट्स हैं वहां के स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों बॉडीज हैं, ये भी और ये भी, विधानसभा भी विधान परिषद भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, एक्सेप्ट फॉर फ्यू बिग स्टेट्स लाइक यूपी, राजस्थान, कुछ स्टेट्स में दोनों है। लेकिन दिल्ली अगर स्टेट वाइज देखे, सिटी वाइज बड़ा शहर है, लेकिन स्टेट वाइज तो बहुत छोटा स्टेट है। दिल्ली के अंदर जैसे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद। दिल्ली के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के सिर्फ एक ही बॉडी है, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे स्टेट्स में है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ ही स्टेट्स में है। इसे मैं ऐसे कर देता हूँ क्रॉस, मतलब किसी स्टेट्स में, बाकी जगह नहीं है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का स्टेट लेजिस्लेचर इज कंप्राइज ऑफ ओनली वन हाउस, दैट इज द विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फ्यू स्टेट्स आर देयर जिनके स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दोनों बॉडीज है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इज दैट क्लियर? तो पहले मतलब क्या, लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये मैंने डिवाइड को किया, मैं बताता हूं, हमारे कंट्री में दो पार्ट है लेजिस्लेचर के। अब हम आते हैं लॉ बनता किसके ऊपर है। अब मैं एक चीज बताऊंगा, आप बोले और ये तो सुना हुआ था, पहले ध्यान नहीं दिया। लॉ जो बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट दे रखे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स दे रखे हैं उन मैटर्स पे, और एक चीज ध्यान, लॉ जो बनता है
जो ये तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में 97 मैटर्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 मैटर्स हैं, कॉन्करेंट में 47 मैटर्स हैं। 97, 66, 47 ये जितने भी मैटर्स दे रखे हैं इन द 3 लिस्ट, ये लिस्ट कहां दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, इसी पेपर में बताया था, वन ऑफ द जनरल लॉज। 97 मैटर्स कहां दे रखे हैं? यूनियन लिस्ट में। इनको एंट्री नंबर बोलते हैं, 1 2 सीरियल नंबर 1 2 3 इसको बोलते हैं एंट्री नंबर। तो यहाँ 97 एंट्रीज हैं। स्टेट लिस्ट में 66 हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 47। सीरियल नंबर हर एक आगे कोई ना कोई मैटर लिखा हुआ है। तो जितने भी लॉ आज तक बने हैं या बन रहे हैं, आगे बनेंगे, वो इसके बाहर कुछ नहीं है। मतलब ऑन एनी ऑफ द मैटर्स गिवन इन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बाहर कुछ नहीं। तो लॉ बनता ही इनके ऊपर है। बनाने वाला कौन है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब कौन है? पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड द स्टेट। अब देखो, यूनियन लिस्ट मैटर पे जब भी लॉ बनता है, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट मैटर पे कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और कॉन्करेंट पे बोथ, दोनों बना सकते हैं। अब आपको समझ में आया डिवीजन क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास लेजिस्लेचर में भी 2 तरह के लेजिस्लेचर, एक सेंट्रल और एक स्टेट। स्टेट, हर एक स्टेट का अपना अपना, ठीक है। और लॉ मेकिंग पावर अगर क्योंकि डिवाइड किया हुआ है हमारे कंट्री के अंदर, तो यूनियन लिस्ट मैटर जितने 97 उन पे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट। अच्छा, क्या ऐसे लॉ, क्योंकि पार्लियामेंट एक ही है पूरे कंट्री में, तो क्या ऐसे लॉ वन फॉर द इंटायर कंट्री, वो एक ही लॉ होगा फॉर द इंटायर कंट्री? फॉर एग्जांपल, कंपनीज एक्ट 2013, इट इज मेड ऑन एंट्री नंबर 43। बताइए सीरियल नंबर क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर। एंट्री नंबर 43 ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 43 के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ। तो किसने बनाया? पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने। तो क्या ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पे लगता है? यस। आप कंपनीज एक्ट जब पढ़ो, कंपनी लॉ का पेपर पढ़ो, उसका सेक्शन 1 बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज यूनियन लिस्ट पे बना हुआ है। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। जो स्टेट लिस्ट में जो मैटर है उसमें कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। अब बताइए, स्टेट लिस्ट मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सेम स्टेट लिस्ट मैटर पे एक पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर कुछ और लॉ बना रहा है, दूसरे स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर कुछ और लॉ बना रहा है? तो क्या ऐसे लॉ स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे? क्या ऐसे लॉ स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे? यस, दिस काइंड ऑफ लॉज वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, एंड ऐसे लॉज आपको स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे कोई आप प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं, तो आप देखना, अगर दिल्ली की प्रॉपर्टी है तो स्टैम्प पेपर, जो पेपर बनते हैं प्रॉपर्टी के, सेल डीड बनती है स्टैम्प पेपर पे, तो दिल्ली की प्रॉपर्टी है, देखना यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी अलग होगी। यहाँ पे हो सकता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, हो सकता है 5 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर लगे। यूपी की अगर प्रॉपर्टी, यूपी में प्रॉपर्टी सिचुएटेड, हो सकता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, वहां 6 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर लगे। क्यों? कि स्टैम्प ड्यूटी स्टेट लिस्ट मैटर के अंदर आता है, इसलिए स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने जानेंगे। जैसे सुना होगा, गाड़ी लोग खरीदते हैं, कई बार लोग गाड़ी दिल्ली में खरीद रहे हैं, लेकिन उसका आपको जो गाड़ी का जो नंबर होता है रजिस्ट्रेशन का, जो आरसी आती है, वो हरियाणा नंबर ले लेते हैं। क्यों करते हैं? ये रोड टैक्स का कंसेप्ट है। रोड टैक्स दिल्ली में ज्यादा है, हरियाणा में कम है। एंड रोड टैक्स का कंसेप्ट कवर होता है मोटर व्हीकल्स एक्ट से। मोटर व्हीकल्स एक्ट सब स्टेट के अपने अपने हैं, स्टेट लिस्ट मैटर पे। स्टेट लिस्ट मैटर पे इसका मतलब क्या है? स्टेट टू स्टेट। अब हरियाणा में रोड टैक्स कम है अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल्स एक्ट, तो अगर आपने हरियाणा नंबर, हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो क्या होगा? रोड टैक्स कम होगा। और जब कार डीलर वो गाड़ी बेचता है, तो रोड टैक्स आपसे लेके सरकार को जमा कराता है। तो जब कम है तो गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। सुनते सब हरियाणा नंबर ले लिया, हमें सस्ती 30,000 रुपए गाड़ी सस्ती पड़ गई, तो उस डीलर ने थोड़ी आपको डिस्काउंट दिया है, वो तो रोड टैक्स इज गवर्न बाय मोटर व्हीकल्स एक्ट, एंड दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द स्टेट लिस्ट मैटर। पुलिस है, जैसे स्टेट देखो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस स्टेट वाइज होती है, क्योंकि सर स्टेट लिस्ट मैटर। तो ये अब ये सब चीजें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए चीजें क्या है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे लॉ पढ़ते हैं, उनको ये नहीं पता लॉ कौन बनाता है, ठीक है, लॉ किस चीज पे बनता है। कुछ लॉ एक जैसे पूरे इंडिया में होते हैं, कुछ लॉ स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, ऐसा क्यों है? तो ये थोड़ा सा मैंने एक ब्रीफली आपको समझाया है, एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस कि सर लॉ बनाने वाले कौन? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर भी 2 तरह के हमारे कंट्री में, सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज ओनली वन, पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, पूरे कंट्री के लिए एक है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट टू स्टेट सबके अपने अपने हैं। अब लॉ बनता किस पे? इन तीनों लिस्ट में किसी भी मैटर पे, इसके बाहर कुछ नहीं, ठीक है। यूनियन लिस्ट मैटर पे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, दैट इज वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। तो सेम स्टेट लिस्ट मैटर पे हर एक स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर डिफरेंट डिफरेंट लॉज बना सकती है, इसलिए ऐसे लॉज दे वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं। अच्छा, ये सारे जो लिस्ट हैं जिन पे लॉ बनते हैं बाय द लेजिस्लेचर, ये कहां तक? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका तो सारे लॉज का ओरिजिन कहां से हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होता है। इसलिए बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। जैसे बोलते हैं एक बच्चे का जन्म देने वाली मां कहलाती है, तो वैसे सारे लॉ का ओरिजिन, जो बर्थ हो रहा है, कहां से हो रहा है?
इन तीनों लिस्ट, ये तीनों लिस्ट दिए कहाँ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल लॉज, इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। वो भी आपके एक चैप्टर सिलेबस में इसी पेपर के अंदर, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन की लॉ बनता कैसे है, किस चीज में बनता है, किन मैटर्स में, बनाने वाला कौन होता है, थोड़ा मैं रिलेशन बताया। एंड आज की क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्टिव था कि एक फेयर आइडिया आपको देना, एक इंट्रोडक्शन देना अबाउट द GIGL पेपर ऑफ द न्यू सिलेबस एंड 2022 सिलेबस जो ICSE ने इंट्रोड्यूस किया है और जिसके पहले एग्जाम आपको होने जा रहे हैं दिसंबर 2023 में। एंड आई होप दैट इज इनफ फॉर टुडेज सेशन, टुडेज क्लास, टुडे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करिए एंड कीप इन टच। मेरा डाउट नंबर भी सारे स्टूडेंट के साथ शेयर होगा जो भी हमारी क्लासेस लेंगे, एंड कोई भी आप डाउट है, क्वेरीज हैं, आपके कोई इश्यूज आप डिस्कस कर सकते हैं, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।